चौधरी साहब, आपको भी पता है जब पनामा केस चल रहा था तब कमर जमान चौधरी साहब जो उस वक्त चेयरमैन नैब थे, उनसे पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या आप अपील दायर करेंगे। हुदैबिया रेफरेंस पे जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया। तब ये रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट में, ये रिमार्क्स दिए गए कि अब लगता है कि नैब जो है वो फौत हो चुका है। उस वक्त नैब ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, उल्टा कहा कि हम इसको नहीं दोबारा खोलना चाहते। तो जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बंद हो गया। अब आप समझते हैं वाकई नए शवाहिद अगर मिलते हैं इस केस में, जो हुकूमत कह रही है कि नई चीज़ें सामने आई हैं, तो इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? चौधरी साहब, दो तीन चीज़ें मैं अर्ज करूँगा। ये मैं आता हूँ इस पे कि नए शवाहिद, मेरे तो राय में, मेरी राय नाकिस राय में, हकीर राय में तो ये है कि इसमें नए शवाहिद की भी ज़रूरत नहीं है। ये केस बंद ही नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह ये है, फौजदारी मुकदमा बंद नहीं होता। फौजदारी मुकदमे पे ये हो सकता है कि कोई दरख्वास्त देने की मियाद वो ज़ायदुल मियाद हो जाए। दरख्वास्त देने कोई ख़ास आपने दरख्वास्त देनी है, नज़रसानी की दरख्वास्त देनी है या को अपील करनी है, वो आप ज़ायदुल मियाद कर लें। फौजदारी मुकदमा जब तक वो उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती या वो कम अज़ कम अक्विटल या ना बरियत या सज़ा के मरहले तक एक ट्रायल में, ट्रायल कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट के सामने वो नहीं पहुंचता, उस वक्त तक वो और वहाँ फैसला हो जाए और अपील में भी फैसला हो जाए। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट उस ट्रायल की के सिलसिले में फैसला देती है, वो भी फैसला दे ले। कोई सी दरखास्त, मुतफरक दरखास्त पे फैसला नहीं दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल जिसमें गवाहान पेश हुए हो, उन पे जिरा हुई हो, सबूत पेश किया गया हो और उस पे फैसला दिया गया हो, उस पे सज़ा दी गई हो या बरी कर दिया गया हो, उसके बाद फिर अपील हो लाहौर हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले के तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी शहादतें हो, सारी सबूत हो और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो नहीं खोला जा सकता। अच्छा। लेकिन ये कहना कि जी ये इस तरह बंद हो जाएगा, अदालत ने ज़रूर ये कहा है। अदालत ने जो कादी फैज़ ईसा की जजमेंट है उसमें यकीनन हतमी तौर पे केस को बंद किया गया। हाँ। और मैं समझता हूँ कि कुछ एक चीज़ जो ज़रा इमरान खान को बचा लेगी वो जजमेंट है जिसमें 4 जजों ने काजी फैज़ ईसा साहब को कोई ऐसा मुकदमा सुनने से माने कर दिया है जो इसमें इमरान खान का मुफाद या इमरान खान हो। सो वो चूँकि नहीं बैठ सकते, तो वरना मेरा ख्याल है शायद इस वक्त तक वो तौहीन अदालत का वो लग चुकी होती वो लग चुकी होती और तौहीन अदालत बड़ा डेंजरस है इमरान खान के लिए, क्योंकि अगर तौहीन अदालत की सज़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले सज़ा दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत। बिल्कुल 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 7 मेंबर बेंच था। मैंने खुद ये कहा कि ये बस सज़ा हो गई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई, कोई जब तक 6 महीने की कम से कम सज़ा ना हो, सही, और मॉरल टर्पिट्यूड ना हो, वो सजा डिस्क्वालीफाई नहीं करती। अच्छा सर, एक और बात बताएं सर, आइन का आर्टिकल 13 जो है और उसमें वो उसको डिस्क्वालीफाई कराया। हाँ। और वो इमरान खान ने दरखास्त दी थी। सही सर, आइन के आर्टिकल 13 में एक डबल जेपडी का एक प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक अगर किसी का ट्रायल हो गया तो उसको बरी कर दिया गया तो दोबारा केस नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता, री इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। इस केस में, हुदैबिया की मैं बात कर रही हूँ, इस केस में और आइन के आर्टिकल जेपडी जो आइन का आर्टिकल 13 है, इस प्रिंसिपल में कोई फ़र्क है? वो ज़रा समझा दें।
प्रिंसिपल ये है, ये असल में ये जो असूल है, ये सेक्शन 403 ज़ाब्ता फौजदारी में है। और वो ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में नाफिज हुआ था। ये आइन में फंडामेंटल राइट के तौर पे बाद में आया, और उसमें ये कहा गया था कि कोई अगर एक्विट हो जाएगा, बरी हो जाए या उसको सज़ा हो जाए, तो फिर उसकी कोई उसके खिलाफ कार्रवाई उसी जुर्म की जिसकी नहीं हो सकती, फर्ज जुर्म लगी थी, वो नहीं हो सकती। आइन कहता है कि कोई प्रोसिक्यूट नहीं होगा, और कोई अगर कोई बरी हो गया है या सजा हो गया है, वो दोबारा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और ये एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। सही। अब ये बिल्कुल दुरुस्त है, पर इसमें केस में, मुकदमे में ट्रायल के जरिए तो गया ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये तो मुतफर्रक दरखास्तों के जरिए गया। अगर ट्रायल का होता, उसमें शहबाज शरीफ बरी हो गया होता, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लगाए होते जो उस वक्त नैब के पास थे, उस पर बहसें होती, जिरा होती, गवाह पेश होते, वो जिरा के बाद सारी उस सब को डिस्कस करके अदालत, सेशन अदालत उसको बरी करती, फिर वो अपील करता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट सारा खंगाल के सारी शहादतें और सारे सबूत, और इतना बड़ा रिकॉर्ड होता, उसको देख के एक एक गवाह को डिस्कस करके उसको बरी करती और अपील एक्सेप्ट करती, सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट फिर ट्रायल के हवाले से उसको परखता और अपहोल्ड करता हाई कोर्ट का फैसला। इस तरह जिसमें सारे शहादतों को और सारे गवाहों को और गवाहों की जिरा और वो सारा सिलसिला हुआ होता, तो फिर ये बिल्कुल नहीं ट्राई हो सकता था, फिर ये बिल्कुल नहीं प्रोसीडिंग हो सकती। बिल्कुल सही। पर ये अच्छा, एक और चीज बताएं, डार साहब का 164 का बयान, जब वो वादा माफ गवाह बने, जिसकी बुनियाद पर सारा ये मामला चला, रेफरेंस हुआ, बाद में जब नवाज शरीफ साहब जिलावतनी के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं मेरा ये जो बयान था मैंने दबाव में आकर दिया है। अब हुकूमत तो जाहिर है इसी को बुनियाद बनाकर आगे चलना चाहती है ना, डार साहब से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, सारे मामला ही उसके बाद शुरू हुए। डार साहब जब वादा माफ गवाह बने, तो जब कोई वादा माफ गवाह बनता है और बाद में ये कहता है कि मैंने तो प्रेशर की वजह से ही दिया था, ये तो सच बात है ही नहीं, तो सर फिर सच होता क्या है? जो उसने पहले बयान दिया वो, या जब वो कहता है नहीं जो मैंने तो प्रेशर की वजह से दिया था, बाद में वो मुकर जाए? सर फिर इसकी 164 की अहमियत क्या होती है? 164 की अहमियत ये है कि 164 का बयान और कानून जो है, सेक्शन 164 है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो ये पूरा प्रोसीजर जो है, पूरा ज़ाब्ता है कि किस मराहिल पे और किस तरह ये एक मैजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड करना है। और उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें एक ही है कि जो गवाह है, जो बयान देने आ रहा है, उसको मुकम्मल मौका देना चाहिए, अकेले बैठ के वो सोचे, अदालत के और सुपरिटेंडेंट जेल और पुलिस वालों की हिरासत से अलहदा वो खुद सोचे, उसको टाइम दिया जाए, घंटा दिया जाए, आधा घंटा, 1.5 घंटा। कई होते हैं कि वो कहते हैं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारा बयान लिखें, तो लेकिन ये उसको मौका दिया जाए कि वो आराम से बैठ के खुद, और जज उसको बताता है कि आप ये मेरे रिटायरिंग रूम में बैठ जाओ, और इसको तो रिटायरिंग रूम में बिठाते, साहबदार था, और दार साहब आप पूरी तरह सोच लें, तसल्ली कर रहे हैं कि आप ये बयान देना चाहते हैं और बग़ैर जबरो इकराह देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये लिखूंगा और आप इस पर दस्तखत करेंगे। वो आधा घंटा बैठे, घंटा बैठे, वो कहता है जी मैं बिल्कुल ये बयान देना चाहता हूँ, मेरा कोई मेरे पे दबाव नहीं। हाँ। ये स्टेटमेंट उसकी लिखी जाती है, वो दस्तखत करता है, फिर
मैजिस्ट्रेट उसको उसकी शहादत लिखने से पहले फिर पूछता है, फिर वो दस्तखत करता है और या फिर वो गवाही देता है, चाहे दस्तखत की ज़रूरत ना हो, मैजिस्ट्रेट बिला इकरा वो लिख ले। फिर जब वो बयान ख़त्म करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट पूछता है कि आपने जो बयान दिया है आप इस पे खड़े हैं। अच्छा। तो ये हाँ, अब इतनी तसल्ली की जाती है उसमें, और ये अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ कानून है, इसमें एक फेयर प्ले है, और वो बंदा फिर कहता है कि जी मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से दे रहा हूँ।